यस, सो वी आर लाइव। क्या मैं दिख रहा हूं आप सभी को? हेलो एवरीवन। एक बार मुझे बता दीजिए चैट में। हेलो। इस चैनल का ये पहला लाइव है। हाय तंजिला, हाय कैटरपिलर, हाय रिंकल। सब मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? ठीक है, ऑल फाइन, बढ़िया। हाय नेहा, हाय दीपक, हाय नीलाना। चलिए, काफी लोग जुड़ चुके हैं। बढ़िया। तो दिस इज आवर फर्स्ट लाइव ऑन द चैनल बायोलॉजी डिक्रिप्टेड, एंड टेक्निकली ये पहली बार आपको मेरा चेहरा भी दिख रहा है। जी जी जी, थोड़ा सा दिक्कत हुआ क्योंकि पहला लाइव था। ठीक है, अगले बार से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समय पे हम जुड़ रहे होंगे और स्टार्ट कर रहे होंगे फुल एनर्जी के साथ। हाय रंजीत, फाइन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं और ऐसे ही जुड़ते रहेंगे लगातार। ठीक है, चलिए। तो जो कोई भी मेरे क्लासेस कर चुके हैं बायोकेमिस्ट्री के, उनको करने की जरूरत नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। पर अब अगर आप, हाँ, अगर आप सोच रहे थे कि आप 1 घंटे ऐसे ही टाइम किल करोगे तो आप यहां बैठ सकते हो। ठीक है, फाइन। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो कोई भी मेरे क्लासेस पहले अटेंड कर चुके हैं बायोकेमिस्ट्री के, उनको अटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है यार, चीजें बदल थोड़ी जाएंगी। जिन्होंने नहीं किया फॉलो, किसी कारण से सीरीज फॉलो नहीं हो पाया, वो यहां से स्टार्टिंग से एंड तक बने रह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट इंग्लिश क्लास। मैं बता दूं, हमारे क्लासेस ऐसे ही चलते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। इंग्लिश क्लासेस होंगे ऑन मंडेज, वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज, और आपके इंग्लिश क्लासेस होंगे प्योर इंग्लिश वाले क्लासेस। तो आपके कोई भी अगर दोस्त हो जो कि हिंदी में उतना कंफर्टेबल ना हो, उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि हमारे इंग्लिश क्लासेस में आए। ठीक है, और प्लीज दो दो क्लासेस ना करें। ये मैंने किया है ताकि दो अलग अलग लैंग्वेजेस में लोग पढ़ सकें। अच्छा, इनॉग्रेशन के लिए आप आए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो द थिंग इज, यस यस यस, बैकलॉग वगैरह क्लियर होगा। इस सीरीज को इसीलिए लाया गया है ताकि जो एग्जिस्टिंग रेगुलर स्टूडेंट्स थे, किसी भी कारण से अगर आपका छूट गया हो, कुछ भी हो गया हो, यहां पे सब कुछ वापस शुरुआत से एक सिस्टमैटिक तरीके से आप स्टार्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यह है हमारा पहला क्लास। अगेन केमिस्ट्री पे बातें करेंगे थोड़ी सी। यहां पे आपको जो शेड्यूल है, शेड्यूल आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में कुछ टाइम बाद, लाइव के कुछ देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, यस। अभी क्योंकि बायोकेमिस्ट्री काफी हद तक आगे बढ़ चुका है, हम ऑलमोस्ट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब आप वहां पे फॉलो नहीं कर पाओगे, प्लस आप लाइव भी नहीं पढ़ पाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए यहां पे हम शुरुआत करेंगे वापस स्टार्टिंग से। अगर आपने कोई क्लास कर रखा है, उसे फिर से करने की जरूरत नहीं है, रादर आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें। यस, टॉपिक साथ साथ चलेंगे, मतलब आज दो क्लासेस इंग्लिश के हुए तो कल दो क्लासेस इंग्लिश के होंगे। सेम टॉपिक्स, सेम कंटेंट, एवरीथिंग, बस लैंग्वेज अलग। ठीक है, तो एक इंग्लिश, 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 इस तरीके से 6 दिन हमारे क्लासेस होंगे, मंडे टू सैटरडे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे विल बी इंग्लिश, एंड बाकी दिन में इंग्लिश के क्लासेस होंगे। सेम कंटेंट, सेम टॉपिक, साथ साथ दोनों चलते रहेंगे। इज दैट फाइन? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे बायोलॉजी डिक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पे। जस्ट अ मोमेंट। यस, किसी कारण से ये इको हो रहा है, थोड़े टेक्निकल ग्लिचेस, पहला दिन है, प्लीज पार्डन दोस्तों।
यस, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ अब ठीक है, यस। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं हम। सब फॉलो कर रहे हैं? जस्ट अ मोमेंट, कुछ तो दिक्कत हो रहा है। ओके अब ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा वो इको हो रहा था। हाँ 7:30 के क्लासेस आपके रेगुलर अभी चलेंगे अगस्त तक। उसके बाद जो है टाइम में हम चेंजेस करेंगे, ठीक है? उसके लिए भी आपका फीडबैक वगैरह लिया जाएगा। अभी सब जुड़े हैं? एवरीबॉडी रेडी एक नए जोश के साथ बायोलॉजी डिक्रिप्टेड पे अपना एग्जाम का प्रिपरेशन? चाहे आप कल के डेट में से अपने कॉलेज एग्जाम्स के लिए देखोगे, चाहे कभी भी देखो, किसी भी बायोलॉजी एंथुसियास्ट के लिए हो, सबको एक बड़ा सा वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पे। शुरुआत करते हैं बायोकेमिस्ट्री डिक्रिप्टेड। बायोकेमिस्ट्री को गहराई में जाके हम समझेंगे, एक एक चीज को अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट को हम तोड़ते हुए, डिक्रिप्ट करते हुए समझेंगे। यह है लेक्चर 1 केमिस्ट्री फंडामेंटल्स। तो केमिस्ट्री फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो हमें शुरुआत करना पड़ेगा कहां से? ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल से। अच्छा, पीरियोडिक टेबल से भी पहले कुछ पढ़ना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, मैं बोलूंगा कि आपको एटम्स के बारे में पढ़ना चाहिए। मैंने बोला यार एटम्स क्या होता है? अच्छा, तो सबसे पहले अब मैं यहां पे डेफिनेशंस नहीं लिखाऊंगा, कोर कॉन्सेप्ट्स पे बात करूंगा। अगर हमें पूछा जाए पीरियोडिक टेबल के बारे में, मेनली अगर हम रदरफोर्ड और इनके एटॉमिक मॉडल्स पे ना जाए, अगर हम ये मान के चलें कि चलिए हमें पता है कि क्वांटम थ्योरी एग्जिस्ट करता है और हमें पता है कि हम बोर मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, बोर मॉडल और उसके बियॉन्ड की बातें कर रहे हैं, उससे पुरानी हिस्ट्री की बात हम यहां पे नहीं करेंगे। अगर हम इस चीज की बात करें तो बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर मैं बहुत ही लेमैन्स टर्म में बोलूं तो दिस इज एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, वो एड्रेस है ये क्वांटम नंबर। अच्छा, तो मैंने कहा कि इसके बेसिस पे मेरा क्या फायदा, मैं क्यों पढ़ूं इस चीज को बायोकेमिस्ट्री के लिए? फिर मैंने बोला कि देखो क्वांटम नंबर्स जो है, क्वांटम नंबर्स एड्रेस तो फॉर्म करते हैं, ये तो बोलने की भाषा है। एक्चुअली ये आपको आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम की चीज में हेल्प करेगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आप किसी भी एटम, इनफैक्ट सिर्फ एटम के लिए या फिर आयन के लिए ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। अगर आपने कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में सुना होगा तो मॉलिक्यूल्स का भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो बेसिकली एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मौजूद हैं, किस ऑर्बिटल में, कहां पे, किस ओरिएंटेशन में, इन सारी चीजों के बारे में कौन बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम बात करें एक एटम के केस में, मैंने बोला यार सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम को उठा ले आते हैं। सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका मास नंबर क्या होता है? अरे ये सब क्या टर्म्स है, इन्हीं को समझेंगे। एटॉमिक नंबर को हम Z के फॉर्म में लिखते हैं और मास नंबर को हम कैपिटल A के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर यानी Z, ये बताता है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है? और मास नंबर जो होता है ये आपको बताता है क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। समझिएगा, मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियस में पाए जाते हैं एटम के, तो इसीलिए इन्हें मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, न्यूक्लियस इन्हीं से बना हुआ है, यही दो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अच्छा, अब अगर हम एक एटम की बात करें, एटम का एक जनरल प्रॉपर्टी ही होता है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। मतलब
इसका मतलब होता है कि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब मैंने बोला एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, आप ऐसा मान लो टग ऑफ वॉर में आप है और आपका दुश्मन वाला साइड है। तो अब हो क्या रहा है कि इस टग ऑफ वॉर में प्रोटॉन्स खड़े हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स खड़े हैं और दोनों के बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। जितने सारे प्रोटॉन्स, ऑब्वियसली टग ऑफ वॉर नंबर पे डिपेंड करता है, इस साइड में कितने लोग हैं, इस साइड में कितने लोग हैं, तो यहां पे आपके नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल मैटर एंड यहां पे दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर दोनों का नंबर इक्वल है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन इस चीज को हम कहेंगे क्या, इस केस में नेट चार्ज जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये खींच रहे उतना ही ये खींच रहे, नेट तो कुछ किसी तरफ तो नेट झुकाव है नहीं, इसका मतलब यहां पे नेट चार्ज जीरो है। इसी चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। जब तक हम आयंस की बात ना करें, अगर ये एक एटम है तो एटम में नेट चार्ज इज जीरो। किसी भी एटम में द नेट चार्ज इज जीरो। समझ आया यहां तक? कोई दिक्कत बताइए दोस्तों। आई गेस नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब अगर ऐसा हुआ, आप मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन को मैंने धक्का मार के निकाल दिया, और इतना आसान नहीं होता, हमें आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकलता है, मगर अभी के लिए मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब समझिए कि प्रोटॉन्स, अगर यहां पे 11 प्रोटॉन्स थे और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने किक आउट कर दिया, और इसके वजह से होगा ये कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि निकल गया, तो यहां पे बचे अब 10। अब देखिए, अब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन्स में तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, लेकिन एक प्रोटॉन का चार्ज जो है वो डोमिनेंट रहा। यही एग्जैक्ट केस कब होता है, जब हम बात करते हैं Na+ की। ये जो है ये होता है सोडियम आयन, ये है आपका सोडियम का आयन, ठीक है। ऑल्सो ये कौन सा आयन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन को कहते हैं कैटायन, सिंपल। तो अब अगर हम बात करें, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स थे, यही इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई भी एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट है, हमेशा यहां पे और यहां पे हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर हम लिखते हैं क्या, इधर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और इधर हम लिखते हैं मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये है लिखने का तरीका। एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं क्या, अभी मैंने बोला था Z, और इसको लिखते हैं A, ठीक है। ये है Z, ये है A, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो ये होता है 11 23। अच्छा, तो आपको पता है कि मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर, और एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन। इसका मतलब क्या, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो वो बहुत ही आसान है, आप क्या कर दीजिए, A - Z, आपको सिंपली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा, बहुत ही आसान। तो यहां पे अगर मैं बोलूं, यहां पे आपके पास 11 प्रोटॉन्स थे, यहां पे आपके पास अभी कैलकुलेट करके देख लीजिए 12 न्यूट्रॉन्स हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेन चार्ज को डिटरमाइन कौन करता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अभी जब तक ये न्यूट्रल है तब तक तो 11 इलेक्ट्रॉन है। मैंने बोला यार एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास प्रोटॉन्स बचेंगे कितने, प्रोटॉन्स बचेंगे वही 11, न्यूक्लियस पे थोड़ी कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पे 10। तो यहां पे जो नेट चार्ज रहेगा वो अब हो जाएगा पूरे के ऊपर +1। इसी को कहते हैं सोडियम आयन, एंड दिस इज द कैटायन, ठीक है। ये इस तरीके से कैटायन का फॉर्मेशन हमने देखा। अच्छा, सिमिलर तरीके से अगर मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन है 17, अगर मेरे पास यहां पे 17 प्रोटॉन्स हैं, मेरे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स भी है क्योंकि ये न्यूट्रल है। मैंने बोला कि यार देखो, इसको हम अभी फिलहाल, अभी रुकिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में देखेंगे, अभी हमने बस एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड कर दिया। इसे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, क्यों चाहिए बताएंगे अभी। तो क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसके बाद ये जो क्लोरीन है
ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि इस केस में यहां पे इसके पास इनिशियली जब ये न्यूट्रल था इसके पास 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसके पास 17 प्रोटॉन्स तो हैं, लेकिन आ गए हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, और इसलिए यहां पे नेगेटिव चार्ज इसके सर पे रहेगा। ये हो गया आपका एनायन। यहां तक सबको क्लियर? एवरीबॉडी? आपका कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हुआ ये। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स है कहां, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। वेयर आर द इलेक्ट्रॉन्स, किधर रह रहे हैं, इसी को बताएगा क्वांटम नंबर। अभी हम इसी सोडियम को फिर से देखते हैं एक अलग नजरिए से। मैंने बोला चलिए सोडियम अगर है तो मैंने बोला देखो इसमें क्या होता है ना, कुछ शेल जैसे होते हैं, KLMN, बचपन में जो पढ़ा था। यहां पे 2 है ना, अगर यहां पे 11 है टोटल, तो 2 + 8 + 1 है ना। जनरली आपने पढ़ा है कि जो वैलेंस शेल होते हैं, है ना, वैलेंस शेल के बारे में पढ़ा होगा। वैलेंस शेल मतलब ये आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल। इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो ये स्टेबल होता है। एंड इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्ट मतलब 8, ठीक है, तो ये होता है आपका ऑक्टेट रूल। सिंपल वैलेंस शेल का कॉन्सेप्ट। यहां पे ये वाला है वैलेंस शेल, और अब इसे बनना है 8। आपके आखिरी वाले में जो आउटर मोस्ट है, अभी फिलहाल आउटर मोस्ट ये है। इसने बोला यार 1 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, इस 1 इलेक्ट्रॉन को फेंक देना ज्यादा आसान है या 7 को लेना। ऑब्वियसली कोई भी लेमैन बोल देगा कि यार 1 को फेंक दो, ये आउटर मोस्ट बन जाएगा और तब स्टेबल हो जाएगा। यही तो करता है सोडियम। सोडियम Na+ क्यों बनाता है, क्यों Na- नहीं बनाता? फॉर दिस ऑब्वियस रीजन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई एक्चुअली ये कहना क्या चाहते हैं। यहां पे हम बात करेंगे कि देखो यार कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो हम लिखते हैं ये है हमारा n = 1, ये होता है n = 2, ये होता है n = 3। इस तरीके से हम लिखते हैं। ये है हमारा शेल नंबर, या फिर इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ये कुछ नहीं आपका शेल नंबर है जो आपने पहले बनाया होगा ऐसे करके। यहां पे अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके सराउंडिंग में एक शेल, दूसरा, तीसरा। तो बेसिकली ये जो है आपका n = 1, ये n = 2, n = 3, डॉट 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 ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये बताता है कि कहां है आपका इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद अब इस पे बेस्ड हमने देखा कि एक और क्वांटम नंबर होता है, इसे हम कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है इसे हम लिखते हैं L, और L जो है n पे डिपेंड करता है। L = 0 to n-1। मतलब क्या, ये कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता। n जो है बड़े भैया है, बड़े भैया के बराबर वो कभी नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा, और एक कम होगा एटलीस्ट। मतलब अगर आपके n का वैल्यू 1 है, n 0 तो हो ही नहीं सकता, n 0 तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि एक शेल को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसका कुछ तो नंबर होगा, इंटीग्रल वैल्यू ही होगा। यहां पे n अगर 1 है तो l का वैल्यू 0 से लेके n-1 हो सकता है। मतलब द ओनली वैल्यू पॉसिबल फॉर l इज 0। अगर n का वैल्यू 2 हो तो l का वैल्यू कैन बी आइदर 0 और 1। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर n = 3 हुआ तो l 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अच्छा, l का वैल्यू क्या ऐसा बता देता है हमें? बहुत जरूरी बात बताता है। l जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए l यानी हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है, अगर ये 0 है, अगर ये 1 है, 2 है और 3 है। 0 है तो हम कहते हैं S, 1 है तो P, ये है तो D, ये है तो F।
आपने इन्हीं ऑर्बिटल्स, इन्हीं ब्लॉक्स, इनके बारे में ही सुना होगा पीरियोडिक टेबल में भी और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में भी, राइट। तो ये है आपके एसपीडीएफ, यहीं से वो नाम आता है। कोर में जाके केमिस्ट्री में समझा रहा हूं ताकि आप डिटेल में इस चीज को समझ सको, हमेशा के लिए याद रख सको, ठीक है। तो L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0 1, यहां पे क्या क्या पॉसिबल होगा? अगर n का वैल्यू 1 है तो 1s पॉसिबल होगा, 1p पॉसिबल नहीं है, 1p पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस केस में अगर p एग्जिस्ट किया, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, n1 l1 कभी नहीं हो सकता, इसीलिए 1p एग्जिस्ट नहीं करता, 1d एग्जिस्ट नहीं करता, 1f एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली अगर l का वैल्यू 0 है, यहां पे n2 है और l 0 है, तो इसे कहेंगे 2s, इसके कहेंगे 2p, यहां पे क्या हो जाएगा 3s, 3p और 3d। इस तरीके से हम ये ऑर्बिटल्स, पहले आपने घर बनाए, ये आपके घर थे और इन घरों में लोग रहेंगे, और लोग जो रहेंगे वो उल्टे रह सकते हैं, सीधे रह सकते हैं, राइट। ये उल्टा रहना सीधा रहना मतलब क्या? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं क्या कि एक बार अब लिख लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि भाई देखो, अगर 1 है, पहला वाला शेल है, उसके लिए हम लिख सकते हैं 1s, अगर दूसरा है उसके लिए लिख सकते हैं 2s 2p, इसके लिए लिख सकते हैं 3s 3p 3d, 3f अभी तक आया नहीं है, 4 के लिए हम लिख सकते हैं, इसके बियॉन्ड भी तो लिख सकते हैं ना यार, ये n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, ऐसे करके हम कंटिन्यूअस चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बता दीजिए, आप सब बने हुए हैं, मजा आ रहा है मुझसे केमिस्ट्री पढ़ के? बताइए दोस्तों। यस, यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, बताइए, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं। चलिए, ओके ओके ग्रेट, ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हमने देख लिया कि यार ओके इट्स फाइन, यहां पे ये हमारे घर बन गए। अब घर में भी तो रूम्स का ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है। अच्छा, मतलब कि अगर आपके पास एजिमुथल क्वांटम नंबर आ गया, उस पे बेस करके हम कुछ तो ऐसे बना सकते हैं, कुछ ओरिएंटेशंस देख सकते हैं, स्पेशियल ओरिएंटेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्पेशियल ओरिएंटेशन मतलब क्या? स्पेस मतलब भाई कैसे करके इस पूरे 3 डायमेंशन में किस तरीके से चीजें अरेंज्ड है, ये हमें देखना है। तो अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर तो था ही, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इस पे बेस्ड हमने क्या लाया? इस पे बेस्ड हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये होता है ml। अच्छा, ये l नीचे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये l के वैल्यू पे डिपेंड करता है, एंड दिस इज अ रेंज ऑफ l, दिस इज अ रेंज ऑफ l। मतलब क्या? अरे रेंज का मतलब होता है प्लस माइनस l, सिंपल सा मतलब। यानी अगर आप देखोगे कि आपके पास l का वैल्यू है, अगर आपके पास L का वैल्यू यहां पे है 0, तो भाई देखो प्लस माइनस 0 बोल के तो दुनिया में कुछ होता नहीं है, ml का वैल्यू भी होगा 0। लेकिन अगर L का वैल्यू 1 हुआ तो m का वैल्यू विल बी अ रेंज ऑफ 1, यानी ml का वैल्यू होगा -1 0 +1। एंड L जब 1 होता है तो कौन सा ऑर्बिटल? p ऑर्बिटल। L 0 तो कौन सा ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल। यानी यहां पे आप डब्बे बनाते थे ना, ये एक्चुअली डब्बा है। अब 1s हो सकता है, 2s हो सकता है, 3s हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि s के लिए आप इस तरीके से बॉक्स ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हो, इसे हम कहते हैं बॉक्स ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। और बॉक्स ऑर्बिटल डायग्राम के अलावा एक्चुअल जो इसका डायग्राम होता है वो ये होता है कि भाई देखो, अभी हमने क्या देखा? ml 0 है, हर डायरेक्शन में एक जैसा है, किसी भी डायरेक्शन में वो बायस्ड नहीं है, इसका मतलब वो गोल है, हर तरफ से वो गोल है,
ठीक है, स्फेरिकल है। तो ये जो स्फेरिकल सा शेप हमें यहां देखने को मिल रहा है, इस ये से मैं थोड़ा शेड कर दूंगा, ये है आपका स्फेरिकल शेप एंड दिस इज योर एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये है आपका एस ऑर्बिटल, सारे एक्सिस के अलोंग यही इस तरीके से ये रहता है। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस 3D, समझ आया? तो ये है। अभी अगर मैं पी की बात करूं, पी जो है अब सिर्फ एक, हर तरफ एक जैसा नहीं है। पी के केस में चीजें थोड़ी सी बदलेंगी, और पी के केस में जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, उसके अलोंग ऑर्बिटल्स इस तरीके से होते हैं, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। अगर आप सबको साथ में बनाओ तो, यानी इंडिविजुअल एक को अगर मैं एक्सट्रैक्ट करके लेके आ जाऊं तो एक दिखता है इस तरह, और ये जो है आपका वो जिम वाला डंबल है। ठीक है, डंबल के शेप का दिखता है, इसीलिए इसे कहते हैं हम डंबल शेप्ड। ठीक है, वो जो है वो स्फेरिकल था, ये आपका डंबल शेप्ड है। अब ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग हो सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग हो सकता है। ठीक है, डन। तो ये इस तरीके से अलग अलग ओरिएंटेशन में हो सकता है, और इसको अगर बॉक्स ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हो, एंड अगेन पी एक्स पी वाई पी जेड इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तो ये है आपके पी ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल आपने देख लिया। डी ऑर्बिटल अब तो आसान है, एल का वैल्यू अगर 2 है तो एम एल का वैल्यू कितना, -2 -1 0 +1 +2। एंड यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप डब्बे बना लोगे, डब्बे आपके बन गए, एंड इस तरीके से ये होंगे। ऑब्वियसली यहां पे कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे हैं इस तरीके से। इसको अगर हम देखें तो ये अगर इस तरीके से आपके एक्सिस हैं, तो यहां पे अगर बीच में है, दो ओरिएंटेशन हो सकते हैं, ये अगर इस तरीके से आप समझिए, डी एक्स वाई जो है, डी एक्स वाई बीच में होता है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, वाई और जेड एक्सिस के बीच में, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में, एक्सिस के बीच में मतलब ये हो गया आपका, ये तीन केस में ऐसा ओरिएंटेशन रहता है। और अगर इसके केस में बोलूं तो ऐसा रहता है, और जेड वाला जो होता है थोड़ा स्पेशल होता है, तो यहां पे आपको एक दही वड़ा या डोनट, आप जो कहो, इस तरीके का यहां पे एक शेप होता है बीच में। ये हो गया आपके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एफ ऑर्बिटल फूल पत्ती की तरह होती है, जैसे आप देख रहे हैं, पहले वो गोल था, उसके बाद थोड़ा सा उसमें डिजाइन बना, उसके बाद उसको फर्दर उसमें डिजाइन बना, और धीरे धीरे करके ये फूल पत्ती बड़े होते गए। और हम इन फूल पत्तियों को नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे लिए काम के नहीं है। बस इतना समझ के रखिए कि ml इज -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। खैर, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वगैरह होंगे वो तो यहीं हमें मिल जाएंगे। ठीक है, वो यहीं पे हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर यहां तक? ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब घर बन गया, घर का ओरिएंटेशन देख लिया, रूम भी बन गया, अब क्या है, लोग रहेंगे। लोगों को जब आपको रखना पड़ेगा तब आप क्या करोगे, सिंपली जब आप लोगों को रखोगे तो आप क्या करोगे, यहां पे इंट्रोड्यूस करोगे एक लास्ट और आखिरी क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे MS भी कहा जाता है, या फिर कभी कभार स्मॉल s भी कहा जाता है, कैपिटल S मत लिखिएगा इसे। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, क्या कोई दिक्कत आया किसी को? आई गेस नहीं, क्योंकि स्ट्रीम तो सही चल रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, बैक पोर्शन, यस 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 दीपक, जस्ट अ मोमेंट, मैं कुछ करता हूं इस चीज का, मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूं। ठीक है, ये मैं कर सकता हूं, मैं अभी घूम के इधर आ जाऊंगा और मैं थोड़ा छोटा हो जाऊंगा। अब ठीक है, इज इट फाइन नाउ? चलिए, अब बताइए, इज इट फाइन? यस यस यस, आई गॉट इट। देखिए, अब मैं समझ गया क्या दिक्कत आया, अब आप देख पाएंगे, एंड मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। अब ठीक है एवरीबॉडी, अब ठीक है, यस बढ़िया। ठीक है, चलिए, हाँ ये थोड़ा कभी कभार हो सकता है, ट्राई कि मैं सिर्फ उतने ही पार्ट में लिखूं ताकि आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। ठीक है, चलिए, अब वापस कंटिन्यू करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है
थोड़ा मैं इधर मूव कर जाता हूं। यस, स्पिन क्वांटम नंबर में अगर हम बात करें तो ये बताता है कि देखो यार, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन करता है। इलेक्ट्रॉन एक तरीके से, अच्छा एफ वाला, यस जस्ट अ मोमेंट, देखिए एफ ऑर्बिटल के लिए जो जो ये ऑर्बिटल के पिक्चर्स होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, प्लस एफ एफ वाले जो होते हैं, एफ एफ ऑर्बिटल्स जिनमें होती है, उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो केमिस्ट्री में भी इनफैक्ट इतना पढ़ाया नहीं जाता है जनरली, एफ ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर्स वगैरह, इसीलिए मैंने उसको स्किप किया। बाकी अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर ये रेंज है +-3 का, 0 को इंक्लूड करते हुए, तो आपको हमेशा यहाँ पे 7 बॉक्सेस मिलेंगे, 7 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, और हर एक बॉक्स में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच बॉक्स। ठीक है, हाँ वो पार्ट थोड़ा सा छुप गया, बट मैंने वो ऑलरेडी आपको दिखा दिया था। जस्ट अ मोमेंट, आई ट्राई टू मिनिमाइज इट थोड़ा सा। ठीक है, आई गेस अब आपको दिख जाएगा ये, हाँ अब ठीक होगा। इसके बाद से मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे पीछे चीजें ना आए। ठीक है, यस एवरीबॉडी, पहला क्लास है, प्लीज बी पेशेंट, थोड़ा सा हम इसमें भी रिदम में आ जाएंगे तो कोई टेक्निकल इशू नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, बढ़िया, अब आगे बढ़े। मैंने ये बता दिया कि यहां पे आपको 7 बॉक्सेस यहां पे मिल रही हैं। यहां पे कितने बॉक्सेस मिल रही थी? यहां पे आपको एक ही बॉक्स मिल रहा था, यहां पे एक ही था। यहां पे आपको 3 मिल रहे थे, यहां पे 5, यहां पे 7। पैटर्न दिख रहा है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं? अगर एस ऑर्बिटल है तो एस में 2, क्योंकि एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। एक जो है, 2 रूममेट रह सकते हैं, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहेगा, है ना। मान लीजिए आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, आपका एक ही सीट कंफर्म हुआ है, आप जा रहे हो, 2 लोग, 2 दोस्त जा रहे हो, कैसे करोगे, कैसे लेटोगे? एक इस तरफ लेटेगा सर करके, एक इस तरफ लेटेगा। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर यहां तक? ठीक है ना। तो यही जो है, यही स्पिन क्वांटम नंबर है। एक्चुअली अगर आप देखो, ये तो मेरा कहने का तरीका है, मगर जिस तरीके से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स भी तो घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी तो खुद के जगह पे घूम रहे हैं, उनका भी तो एक स्पिन है। तो इसी स्पिन को हम दिखाते हैं, या तो ऐसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, वो भी तो घूम रहा है, उसका भी अपना स्पिन होता है, राइट? वो इस तरीके से घूम सकता है, या तो इस तरीके से घूम सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं। अगर इस तरीके से घूम रहा है, अगर इस तरीके से घूम रहा है, ये जो है क्लॉकवाइज होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज को जनरली पॉजिटिव, इसको नेगेटिव दिखाया जाता है। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस। तो इस चीज को हम क्या लिखते हैं? स्पिन को +½ -½ ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर में 2 टाइप के स्पिन पॉसिबल हैं। s इज इक्वल टू +½ तो हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, और अगर s इज इक्वल टू -½ है तो इलेक्ट्रॉन को ऐसा दिखाते हैं। और इन सब क्वांटम नंबर्स को मिला के हम फाइनली लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब कौन कहेगा कि आप बायोलॉजी वाले हो? पूरा केमिस्ट्री तो आप सीख गए। चलिए, अब जब आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहेगा, तब आप बोलोगे देखो, अगर सोडियम 11 है तो सोडियम 11 को हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे? 1s 2s 2p 3s, आगे भी लिख सकते हो, लेकिन पहले आप देख लो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। इसमें कितने? 2। आपको 11 भरना है, बस घर आपने बना लिया, अब आपको भरना है। यहां आप कितने भर सकते हो? यहां तो 2 हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 7 बचे हैं। p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6। और यहां पे कितना आ सकता है? 1। तो 3s1। इससे आपको पता चलता है कि अरे, पीरियोडिक टेबल में ये जो है आपका n का वैल्यू है, n इज इक्वल टू 3, यही बोलता है आपका पीरियड नंबर। एंड यहां जो ऊपर आपको दिखा, ये है आपका ग्रुप नंबर। ठीक है, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर। इज इट क्लियर एवरीवन? ये है आपका फर्स्ट ग्रुप, थर्ड पीरियड,
यानी अगर पीरियोडिक टेबल को हम बनाना चाहेंगे, यहां पे अगर मैं जल्दी से थोड़ा सा बना दूं, यहां पे आपका इस तरीके से मैं अगर बना दूं, यहां पे ठीक है, इस तरीके से मैं पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा लिख रहा हूं। खैर, इधर अगर आप देखें थोड़ा सा, इधर भी अगर मैं दिखा दूं, इस तरफ जो है 10 आपको छोड़ना पड़ेगा बीच में, यहां पे आपको 10 ग्रुप्स छोड़ना पड़ेगा। ये 10 ग्रुप्स क्यों? क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, समझिए। डी पहले पूरा भरेगा फिर ये आएगा, तो इसीलिए डी में एक्चुअली 10 होते हैं, तो इसीलिए यहां पे 10 ग्रुप्स होंगे बीच में। देयर विल बी 10 ग्रुप्स इन बिटवीन। सबसे पहले यहां पे आपका ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, उसके बाद आपका ग्रुप 3 टू 10 रहेगा, सॉरी 3 टू 10 बोल रहा हूं, 3 टू 12 रहेगा। उसके बाद यहां से शुरू होगा आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, क्योंकि पी में याद कीजिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते थे? 2, तो यहां पे भी 2 ग्रुप्स। पी में कितने जाते थे? डी में कितने? 10, तो 10 ग्रुप्स। पी में कितने जाते थे? पी में जाते थे 6, इसीलिए यहां पे आपको 6 ग्रुप्स मिलते हैं, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। इज इट क्लियर एवरीवन? तो यहां पे ऑब्वियसली ये जो हीलियम है इसको मैं अब इधर शिफ्ट करूंगा, क्योंकि स्पेस में ये अट नहीं पाया। ठीक है, यहां तक आपके 10 ग्रुप्स आ गए डी के। यहां से हमने शुरू किया, इधर से यहां हमने शुरू किया BCNOFNE। ठीक है, पीरियोडिक टेबल मैं कहीं से लेके नहीं आऊंगा, मैं खुद ही लिखूंगा। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया, इतना मैंने लिख दिया पीरियोडिक टेबल। इतना तो आपका काम का है, और यहीं पे मैं सिलेक्ट करूंगा कि देखिए अब हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। हम केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री की तरफ रास्ता जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। अब हम रास्ता यहीं से मोड़ लेंगे, कुछ एटम्स को पकड़ लेंगे यहीं पे, और उन एटम्स को लेते हुए हम अपना रास्ता मोड़ लेंगे। इज इट सिंपल? क्लियर एवरीवन? रास्ता यहीं से मोड़ लेना है। क्या करना है? आपको कुछ कुछ लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, आप बोलेंगे अरे कार्बन तुम ही तो हो सब कुछ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे बायोकेमिस्ट्री हो चाहे पूरा बायोलॉजी हो, आप ही तो हैं। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कुछ हद तक क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, इन लोगों के साथ हमारा ज्यादा लेना देना रहेगा। मान लीजिए कभी कभार सोडियम आ गया, पोटेशियम वगैरह आ गया, ये सब आयंस के फॉर्म में आ गया, लेकिन यही सब जो है मेनली ये लोग पी ब्लॉक के ये कुछ मेंबर्स बहुत एसेंशियल होते हैं। और इनके लिए अगर आपको कभी भी एटॉमिक नंबर वगैरह लिखना है, बहुत ही आसान है। यहां 1 लिखिएगा, यहां पे 2 लिखिएगा, और इसके बाद जो चीज है, इसके बाद आपको देखना पड़ेगा इनमें डिफरेंस। हमेशा ये कुछ मैजिक नंबर्स होते हैं, 288, 18, 18, 32। इसके बाद आप 8 ऐड कर दीजिए तो 10 आ गया, यहां पे 8 कर दीजिए, यहां पे 18 आ गया, फिर से आप 18 ऐड कर दीजिए, 36, 54, 86 आ गया। सबके नंबर्स बन गए। बैक चले जाइए यहां से, ये हो गया आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर यहां पे हो गया, जस्ट आप इधर 8 ऐड कीजिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इन्हीं लोग, यही लोग आपके इंपॉर्टेंट है जो मैंने येलो से मार्क कर रखा है। ये क्या हो जाएगा, 1 के बाद ये हो जाएगा, आप 2 ऐड करेंगे तो ये हो गया 3, इसके बाद आप 8 ऐड करोगे 11 हो गया, ये हो गया आपका 19, ये 20। यहां से आपका डी ब्लॉक शुरू होगा, यहां से डी ब्लॉक शुरू होगा, और डी ब्लॉक में आ जाएंगे आपके कुछ ये फेमस लोग जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये 10 लोग होंगे, इनके नीचे भी और लोग होंगे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे लोग इनके नीचे होंगे। यहां पे आपको लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स मिलेंगे, जिनसे एक टनल खुलेगा जिसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक। उसके बारे में हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है यार, क्योंकि हम अब बायोलॉजी लेके डिस्कस करेंगे ना। तो इन सबको
अब आप इनका एटॉमिक नंबर आपको डिफॉल्ट आ जाना चाहिए, एटॉमिक नंबर आपको आ जाना चाहिए। कभी कुछ क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, तो इस तरीके से अब हम किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे सोडियम को ट्रैक करना पड़ा, अरे वाह, ये क्या है आपका फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो थर्ड पीरियड में आपने देखा कि अरे सोडियम तो यहीं बैठा है, ग्रुप नंबर 1 पीरियड नंबर 3। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख लिया, पीरियोडिक टेबल में उसका पोजीशन आपने देख लिया, एंड दिस इज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी, बताइए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पीरियोडिक टेबल मैंने रफली आपको थोड़ा सा बना के दिखा दिया, यहां पे स्पेसिफिकली हमने कुछ कुछ एलिमेंट्स को अब सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यस बताइए, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीबॉडी। क्या सभी को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलिए, थोड़ी सी बातें अब हम कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें अब हम कर लेते हैं ऑन बॉन्डिंग। अच्छा, बॉन्डिंग से पहले मैं एक आध एग्जांपल्स आपको करा दूं। जैसे आपका सोडियम 11 था, इसका तो आपने लिख लिया 1s2 2s2 2p6 3s1। मैंने बोला कार्बन का लिखो, कार्बन बड़ा ही आसान, 1s2, उसके बाद 2s2, दो बचे हैं 2p2, 1s2 2s2 2p2। अच्छा, मैंने बोला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 है, 1s2 2s2 2p3। मैंने बोला ऑक्सीजन, ठीक है, 1s2 2s2 2p4। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से लिख सकते हो, आप उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बता सकते हो। एंड यस, ये जो है ये पी ब्लॉक के मेंबर्स हैं ये सारे। इसके केस में अगर आपको यहां पे 2 दिख रहा है, ये इसका ग्रुप नंबर नहीं है दोस्तों। आपको देखना पड़ेगा कि बीच में 10 थे ना डी के, तो आपको 10 + 2 लिखना पड़ेगा, दैट इज 12। यहां पे ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर के लिए यहां पे हम लिखेंगे क्या 13, इसके लिए ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 14। इस चीज का बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप यहां तक सबको समझ में आया। अब एक छोटी सी बात बता दूं, पर हां उससे पहले मैं बताऊंगा आपको कि कार्बन इतना वर्सटाइल क्यों है। पता है ये 10th में आता है, कार्बन, वाई कार्बन इज सो वर्सटाइल। अगर कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होते तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ रहे होते, और आप एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे होते, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ता, इस बात को छोड़ दीजिए, हम ही एग्जिस्ट नहीं करते कहीं ना कहीं, अगर कार्बन के पास ये वर्सेटाइल नेचर नहीं होता। क्योंकि चलिए बहुत सारे अलग अलग एटम्स होते हैं, लेकिन कार्बन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेस को फॉर्म करता है, इसीलिए कार्बन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कार्बन क्यों वर्सेटाइल है, इसके 2 रीजंस होते हैं। एक होता है उसका टेट्रावैलेंसी, और दूसरा होता है उसका
कैटिनेशन का प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, कार्बन 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 ऐसे करके ये जुड़ता रहता है, आपस में चेन बनाया फिरता है, आपस में रिंग बनाया फिरता है। हाँ, लेकिन टेट्रा वैलेंसी का मतलब ना जो 10th क्लास में बताया जाता है वो लोगों को ठगा जाता है, मतलब आधा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। अभी आपको टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या पता चल रहा है कि चलिए वैलेंस शेल यानी आपके सेकंड शेल में एक्चुअली 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने बोला कि देखिए इतना तो हमें भी पता है कि अगर आपको बॉन्डिंग करना है तो आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी बॉन्डिंग होगा। अभी अगर आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो क्या बनेगा, 2s और 2p। चलिए देख लीजिए 10th क्लास में कैसे आपको धोखा दिया गया था। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यार 2 ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा ग्रुप हाँ यस यस यस, सो सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग मी आउट। हाँ यस 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 तंजिला जी एंड दीपक, अरे यार मुझसे छूट गया, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट। यहां एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वैलेंस शेल में अगर आप देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 से ये हो गया 14, ये हो गया आपका 2 + 3 दैट इज 5, यानी ये हो गया आपका 15, और ये हो गया आपका यहां पे 6 है तो 10 + 6 दैट इज 16। सो सॉरी, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। ये जो चीजें हैं मैंने यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था जल्दीबाजी में, थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग आउट। ओके, अब मुद्दे की बात, यहां पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बॉन्डिंग करेंगे, ये तो ऑब्वियसली 2 ही बॉन्ड्स बना पाएंगे, 4 कहां से, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी बस इस बेसिस पे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले कहां से करेंगे पेयरिंग। तो एक्चुअली वो बात गलत नहीं थी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अधूरा था। होता क्या है, यहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो है ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट होता है। एक दूसरे स्लाइड पे आ जाता हूं। कार्बन का एज सच किसी भी एटम का एक ग्राउंड स्टेट होता है। ग्राउंड स्टेट जो है आप इस तरीके से लिखते हो जैसे नॉर्मली 1s 2s 2p, यहां आपने लिख दिया डब्बा बना के ऐसे, एंड यहां पे आपने लिख दिया ये इस तरीके से। अब मैंने बोला कि ये ना ऐसे नहीं रहेगा, एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का। 2p उसका खाली है, एक रूम खाली है, बोलेगा चलो हटो 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 वहां कूद के चले जाओ, ये उसने कहा। इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में होता यह है कि ये इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही रहे 1s वाले, लेकिन 2s का एक इलेक्ट्रॉन ना उठ के चला गया उधर और इधर ऐसे करके आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां आया है। लेकिन इस चक्कर में 4 इलेक्ट्रॉन्स सिंगल हो गए और अब टेट्रावैलेंसी एग्जिस्ट करता है इस एक्साइटेड स्टेट में। अब देखा गया कि s जो है, आप समझिए s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, p जो है थोड़ा फैला हुआ होता है, तो ऑब्वियसली दोनों के एनर्जी लेवल्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है डेफिनेटली, है ना। तो दोनों के एनर्जी लेवल में अगर डिफरेंस है तो ऐसे तो हम इक्वल इक्वल टाइप के बॉन्ड्स बना नहीं पाएंगे। तो इक्वल इक्वल बॉन्ड्स बनाने के लिए एक चीज किया गया जिसे कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। मतलब आपने क्या किया, जो रूम थे सारे रूम को तोड़ ताड़ के, सारे रूम्स को तोड़ ताड़ के आपने कुछ नए सेट ऑफ रूम्स बनाए, जो रूम्स थोड़े से इसके जैसे थे थोड़े से इसके जैसे। मतलब S वाला नेचर भी इसमें रहेगा, P वाला नेचर भी इसमें रहेगा, क्योंकि इसमें S भी है और 3 P है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हमने कहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको 4 ऑर्बिटल्स मिले। P दिखता था ऐसा, P जो है एक डंबल की तरह दिखता था, S जो है एक गोले की तरह दिखता था, दोनों ने एक हाइब्रिड बनाया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेचर इसका रहा और थोड़ा नेचर इसका बन गया। इसे कहा हमने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ आया, मजा आया यहां तक। यह है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इस हाइब्रिडाइजेशन को करते हुए इसने फिर आगे चल के कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। जैसे यहां पे सारे जो ऑर्बिटल्स हैं ये sp3 हाइब्रिड हो गए, चारे डी जनरेट हो गए, मतलब एक जैसे इसके एनर्जी आ गया इसमें। अब यहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन आया हाइड्रोजन से, एक एक इलेक्ट्रॉन आया यहां पे हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, ऐसे करके आया, और ये तो हमारा कार्बन था ही। और अब जो है जो बना उसे हमने कहा CH4, यानी यही है हमारा मीथेन।
यहां तो सिर्फ हमने मीथेन देखा, ऐसे करके इथेन भी बनेगा और ऐसे करके पूरे सेट ऑफ एल्केन्स बन गए। जब एल्केन्स बनाने की बारी आई तो उसने बोला कि यार हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स लेते हैं पी के, एक को खाली रहने देते हैं। खाली पी ऑर्बिटल तो 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा ऐसे, ऐसे ही अनहाइब्रिडाइज्ड, वो बना लेगा पाई बॉन्ड। तो उस केस में जब हमने एल्कीन्स की बात की, यहां पे आ गए आपके एल्केन्स। फिर अगर मैंने बात किया यहां पे एल्कीन्स की, एल्कीन्स के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन आया उसे हमने कहा sp2, यानी यहां पे आपके 3 तो बन गए ऐसे, एक जो है खाली रह गया, ये रह गया आपका p ऑर्बिटल। इस तरीके से कोई और p ऑर्बिटल आसपास आया तो उसने क्या किया, एक पाई बॉन्ड फॉर्म किया। और इन्होंने जो बॉन्ड फॉर्म किया, ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे और जो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल था, इन्होंने जो ओवरलैप फॉर्म किया वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था, इसे कहा हमने सिग्मा बॉन्ड। तो 2 टाइप के बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, यहां मैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं। कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी मैंने बात किया। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो बने यहां पे आपके सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स, दोनों टाइप के बॉन्ड्स यहां पे बने, ये हमने देखा। ठीक है, पाई बॉन्ड्स किस केस में बना, जब अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बचा रहा, उसे किसी ने खेलने में लिया नहीं, मतलब टीम में किसी ने नहीं लिया, उसे अलग छोड़ दिया। सिमिलरली अगर मान लीजिए सिर्फ 2 को लेके बनाया जाए, सिर्फ एक एस और एक पी को लेके, उस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये होता है एल्काइंस के केस में, जहां सिग्मा बॉन्ड तो होता है, मतलब यहां पे sp ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल्स यहां पे बचे हुए हैं, 2 p ऑर्बिटल्स बचे हुए, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके। तो ये जो है ये 2 पाई बॉन्ड्स बनाएगा, ये एक पाई, ये एक पाई, और इसलिए यहां से आते हैं आपके, यहां पे आते हैं आपके, ये तो हो गया आपका एल्कीन और ये हो गया आपका एल्काइन। समझ आया ये बेसिक कॉन्सेप्ट? आई गेस आपको इस तरीके से केमिस्ट्री का नॉलेज देना जरूरी है ताकि आप चीजों को अप्रिशिएट कर सको, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा केमिस्ट्री का पर्सपेक्टिव होना इज ऑलवेज हेल्पफुल। ठीक है, यहां तक क्लियर दोस्तों, एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टिल हियर? ये सारा हाइब्रिडाइजेशन, कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह। बॉन्डिंग फिर से, अच्छा देखिए, बॉन्डिंग जो है हाँ, यहां पे अगर एक s और 2 p को लिया हमने तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक p जो है बचा रह गया, पाई सिग्मा वाला। अच्छा ठीक है, सिग्मा और पाई के लिए सिंपल सा फंडा है, अगर आपके ऑर्बिटल्स, जैसे मान लीजिए एक sp3 ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल है, ये हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, आमने सामने आके कोलाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो इसे इसे एक स्ट्रॉन्ग ओवरलैप माना जाता है, तो इसे हम कहते हैं एक सिग्मा बॉन्ड। यहीं अगर ऐसे आपके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जरूरी नहीं है हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, लेकिन हेड ऑन ओवरलैप होना चाहिए, हेड ऑन ओवरलैप। ठीक है, ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये आपके नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे ये हाइड्रोजन के केस में था, ये आपका sp3 था कार्बन का, है ना, तो ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, हेड ऑन ओवरलैप। और यहीं अगर साइड बाय साइड खड़े हैं, लेकिन थोड़ा 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 इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है थोड़ा 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 ऐसे करके पास आ रहा है, थोड़ा थोड़ा पास आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अप्रोच करते हैं, तो इस तरीके से एक ऐसा टाइप का बॉन्ड बन जाता है, इस तरीके से, इसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ऑब्वियसली पाई बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक। ऑल्सो पाई बॉन्ड सिर्फ अकेले पाई बॉन्ड कभी नहीं होगा, एक सिग्मा बॉन्ड तो मिनिमम होता ही है, एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ऊपर से एक पाई बॉन्ड रहेगा, और इसीलिए हम इस तरीके से सी सी करके जब लिखते हैं ना एल्कीन्स में, या फिर आप फैटी एसिड्स में जब देखोगे, अनसैचुरेशंस देखोगे, वो तो यही है, डबल बॉन्ड ही तो है। तो ये बेसिकली आपका पाई बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, और बाकी ये जो जितने सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है,
आई होप अब ये क्लियर होगा, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। यस, ठीक है। तो ये था सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अब एक और बॉन्ड होता है जो कि होता है आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड जो होता है वो, उसमें होते हैं कूलोम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब होता ये है, ठीक है, वैसे इंटरेक्शन हम कहेंगे, कुछ अट्रैक्शन कुछ रिपल्शन दोनों ही चीजें होती हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं एक एटम की, उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा एटम है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्जन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन, मल्टीपल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। तो मेनली इंटरेक्शन, बट हाँ अट्रैक्शन के वजह से, देखिए इंटरेक्शन वर्ड को समझिएगा, हर इंटरेक्शन बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन हर बॉन्ड तो इंटरेक्शन होता ही है। एवरी बॉन्ड इज एन इंटरेक्शन बट नॉट एवरी इंटरेक्शन, या फिर वीक इंटरेक्शन, हर वीक इंटरेक्शन कभी भी बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। बॉन्ड जो है जनरली हम कोवेलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड्स वगैरह को ही बॉन्ड्स कहते हैं, बाकी सबके लिए हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो कूलोम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां पे अगर हम बात करें तो आपके पास फॉर एग्जांपल सोडियम आयन आपने देखा, क्लोराइड आयन आपने देखा। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बेसिकली है क्या, है तो ये चार्जेस प्लस माइनस। इसके बीच में क्या होगा, ऑब्वियसली ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, इसके बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा, बहुत ही छोटा बट होगा, यह है आपका R डिस्टेंस। तो इसके बीच में एक फोर्स होता है जो कि फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसी K को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब वैक्यूम में हो। लेकिन यहां पे वैक्यूम में तो नहीं होता है। जनरली हम अगर बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में यही चीज जो है आपके मीडियम पे डिपेंड करता है। ये जो चीज है इसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जस्ट अ मोमेंट, ये है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विथ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड ये जो है इनको पकड़ के रखता है, एंड ये जो है बहुत ज्यादा होता है। लेकिन 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 जब वाटर आता है, जब एक्वस सोल्यूशन होता है, तब यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल आता है। वाटर का मॉलिक्यूल काफी हद तक ऐसे यहां पे पोलैरिटी होती है, ऑल्दो ये बॉन्ड कोवेलेंट है, यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है, ठीक है। जैसे कि यहां पे अगर हम दिखाएं CH4 के केस में, मान लीजिए एक CH4 का केस था, तो हम यहां पे कैसे दिखाते थे, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन का एक एक, और ऐसे करके इनका ऑक्टेट पूरा होता था। क्योंकि ये तो ना इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अब वो 4 ना फेंक सकता है ना चारों के 4 ले सकता है, इसीलिए वो 4 शेयर करता है, और शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरीके से आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन उसमें भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक एटम जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो क्या करता है, एक शेयर्ड पेयर ऑफ आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड बना हुआ है इस तरीके से, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है शेयर्ड है, उसको अपने पास रख लेना, उसको उसने अपने पास रख लिया, और इसके वजह से आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है इसके साथ इंटरेक्शन बनाता है। ऐसे और भी वाटर मॉलिक्यूल्स इसको घेरते रहता है, घेरते रहता है, घेरते रहता है। और एक बात मैं बता दूं, ठीक है, इसके बाद ही मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा, जो भी लेफ्ट ओवर पार्ट्स हैं उसको हम फिर से एक दूसरे क्लास में कवर कर लेंगे। मैं बात करूंगा बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में एंड बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा याद रखिएगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड
एंड एनर्जी आपका हमेशा रिलीज होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है तो एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां एनर्जी से ज्यादा अगर हम बात करें तो मेनली हम एंथैल्पी की बात करते हैं, ठीक है, डेल्टा एच की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जब बताऊंगा मैं, बायोएनर्जेटिक्स के बारे में जब बातें करूंगा, तो डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये सब चीजों को आप अच्छे से समझ जाओगे। फिलहाल आप इतना समझ के रखो कि हम यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कुछ केस में आपको बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है उस केस में एनर्जी या फिर ये जो एंथैल्पी है ये कहीं ना कहीं ये रिलीज होता है। अगर रिलीज हो रहा है तो सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या है, वो सिस्टम के रिस्पेक्ट में माइनस है। और अगर आपको ये देना पड़ रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी देना पड़ रहा है, यानी आपका डेल्टा एच जो है ये पॉजिटिव है। दिस विल बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड दिस विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सॉल्वेशन करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल से होता है सॉल्वेशन, एंड क्योंकि सॉल्वेंट यहां पे वाटर है, एंड वाटर जब सॉल्वेशन करता है इस चीज को हम कहते हैं हाइड्रेशन। एंड हाइड्रेशन के दौरान ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बनते हैं सोडियम के साथ एज वेल एज क्लोराइड के साथ, और इस तरीके से घेर के दोनों को अलग अलग कर देता है। कैसे? क्योंकि हर एक इंटरेक्शन की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, कुछ एनर्जी रिलीज हुआ, इतना एनर्जी रिलीज हो जाता है कि वो एनर्जी सफिशिएंट होता है इस बॉन्ड को तोड़ देने के लिए, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम्स में ये आपका स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड इसीलिए नहीं होता क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एक्वस मीडियम्स होती हैं, एक्वस मीडियम। एंड एक्वस मीडियम में ये जो एक्वा यानी वाटर होता है वही सॉल्वेशन कर रहा होता है। इसी के यहां पे अगर इस केस में आप देखेंगे ऐसे HOH इस तरीके से रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव उसके पास होगा, इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा होगा और ऐसे ही करके घेर रहा होगा उसको, पूरे तरीके से उसको घेर के इतना हर एक इंटरेक्शन की वजह से इतना एनर्जी रिलीज हो जाता है कि फाइनली इस पूरे एनर्जी, फ्री एनर्जी रिलीज की वजह से यही जो है ब्रेक कर देता है बॉन्ड को, सफिशिएंट एनर्जी रिलीज हो जाता है। इनफैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो तोड़ने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये एक ओवरऑल प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस या फिर ये जो सॉल्वेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, ये ओवरऑल इसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा दो बॉन्ड्स के बारे में, और भी कुछ बॉन्ड्स बचे हैं, इन बॉन्ड्स को हम कवर करेंगे वीक इंटरेक्शंस के एक छोटे से सेगमेंट में। ठीक है, वीक इंटरेक्शंस का एक छोटा सा सेगमेंट मैं कवर कर लूंगा और उसके बाद हम उसे समझ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के क्लास में मैंने कोशिश किया कि थोड़ा लाइट शुरुआत किया जाए, जो कि पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं उनको मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर्स, पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसिफिक लोगों को लेके उन्होंने कैसे ऑर्बिटल्स बनाया, ऑर्बिटल से कैसे बॉन्डिंग हुई। ठीक है, ये सब कहानी हमने देखा, ओवरऑल हमने देखा ये पूरा कहानी। हमने देखा कि या तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड, या तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन दे के या लेके आपके आयनिक बॉन्ड्स बन सकते हैं। आयनिक बॉन्ड्स से बने आयनिक कंपाउंड को हमने देखा, NaCl को हमने देखा, NaCl किस तरीके से सॉल्वेशन होता है उसका वो हमने देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होता है, कूलम्स फोर्स क्या होता है ये हमने देखा, एंड फाइनली हमने इसे कंक्लूड किया एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के साथ कि कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी लगता है। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज ट्रू। कभी भी अगर आपको लगे कि ये ट्रू नहीं है तो समझ जाइएगा कि कुछ और चीजें बैकग्राउंड में हो रही है, इसलिए वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां हमने बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग को देखा, कुछ और इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स के बारे में, यानी जो वीक इंटरेक्शंस वगैरह होते हैं, इसके अलावा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक और क्लास में। जो हमारा अगला क्लास है विच इज फ्रॉम 5:30, ये है आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर्स, तो उसे हम वैसे ही कवर करेंगे। ये जो लेफ्ट ओवर पोर्शन था इसे हम एक अगले क्लास में कवर कर लेंगे। सो दिस वॉज केमिस्ट्री फंडामेंटल्स, कहीं ना कहीं मैं इसे पार्ट 1 कहूंगा। इसके बाद जो आपका अगला क्लास होगा दैट विल बी ऑन फ्राइडे। फ्राइडे का जो आपका क्लास होगा दैट विल बी केमिस्ट्री फंडामेंटल्स पार्ट 2, और वहां पे हम बाकी जो रिमेनिंग चीजें हैं उसको कवर कर लेंगे। अगला क्लास इज ऑन
इट इज ऑन अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। स्ट्रक्चर्स हम हाथ से ड्रॉ करना सीखेंगे, तो डू ज्वाइन ऑन टाइम द लाइव स्ट्रीम, ठीक है। तो सी यू एट 5:30। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड लेट्स decrypt the cosmos of biology together through Biology Decrypted. Thank you so much everyone ज्वाइन करने के लिए। हम मिलते हैं 5